दोस्तों नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह हमारी भाषा है कि भाषा को लेकर हमारे देश में लगातार किस तरह की राजनीति होती रही है और उस राजनीति के पीछे का मूल मकसद क्या रहा है, यह बात हमें समझने की ज़रूरत है। तो इससे पहले हम इस पे बात करें तो आज ही द इंडियन एक्सप्रेस में भाषाओं को लेकर एक आंकड़ा प्रकाशित हुआ है जिसमें एक सर्वे है। सर्वे कुछ इस तरह का है कि भारत की 43% जनता अपनी मातृभाषा हिंदी को मानती है। यह करीब 53 करोड़ आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। उसके बाद बंगाली का नंबर आता है, फिर तेलुगु का नंबर आता है, मतलब जो इसी तरह से भाषाओं का क्रम है। मतलब सबसे ज़्यादा हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, उर्दू, कन्नड़ा, उड़िया, मलयालम, एक सीक्वेंस इस तरीके से है। मतलब 42 से 43% लोग यह स्वीकार करते हैं कि उनकी मातृभाषा हिंदी है। यहाँ पर यह बात नहीं बताई जा रही है कि कितने लोग हिंदी बोल और समझ सकते हैं। मतलब यह आंकड़ा बोलने और समझने वालों के बारे में अगर इसका सर्वे किया जाए, जानने की कोशिश किया जाए तो कहीं आगे जाएगा। और मुझे व्यक्तिगत तौर पर और जिस तरीके से समाज में समझ है, अगर इसको समझा जाए और बिना किसी राजनीतिक लाग लपेट, फ़ायदे नुकसान को ध्यान में रखकर अगर यह बात कही जाए तो भारत की आबादी का 80 से 90% जो हिस्सा है उसमें हिंदी आसानी से बोली और समझी जाती है। जैसे उत्तर भारत का अगर आप उदाहरण लीजिए, यह महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, जेके, लद्दाख और लगभग पूरे नॉर्थ ईस्ट में, बंगाल में, उड़ीसा में हिंदी बहुत अच्छे ढंग से बोली और समझी जाती है। हालांकि जब वहाँ के मूल भाषाई लोगों से बात करिए तो हिंदी में वो कहते हैं कि उनको हिंदी नहीं आती है, ख़ास तौर पर तमिलनाडु और केरल में। पर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ प्रयागराज में छठे साल जब कुंभ मेला होता है तो पूरे देश से लोग आते हैं। अभी पिछले बार मतलब 2019 में ही तमिलनाडु के एक गांव से आए लोगों का समूह मिला जिसमें महिलाएं भी थी जो बड़े आराम से हिंदी में बात कर रही थीं। उन्होंने शायद ही कहीं हिंदी सीखने के लिए कोई स्कूल ज्वाइन किया हो, पर उनको हिंदी आती है। मतलब इतना हिंदी का प्रभाव, चाहे वह दूरदर्शन हो, रेडियो हो, सिनेमा हो, पूरे देश में इस प्रकार है कि हिंदी समझ पाने में कोई दिक्कत नहीं होती है और लोग बोलते भी हैं। लेकिन जब राजनीति उस पर शुरू होती है तो उसका विरोध शुरू हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने देश की कनेक्टिंग लैंग्वेज को लेकर जो बात कही कि जब हम अंग्रेजी को सीखने के लिए तैयार हैं तो वास्तव में देश को जोड़ने के लिए अगर कोई देशज भाषा हो तो उसमें हर्ज ही क्या है। अमित शाह जी खुद गुजराती हैं और बहुत अच्छी हिंदी नहीं बोल पाते हैं, लेकिन हिंदी बोलना उन्हें आता है और बहुत अच्छे से हिंदी में संवाद करते हैं। इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि वो अपनी बात हिंदी में भी बड़े प्रभावशाली ढंग से रखते हैं। अब हिंदी के बारे में अगर
बात कही जाए तो हिंदी भारत की कनेक्टिंग लैंग्वेज है और भारतीयों ने हिंदी की खोज की है। मतलब भारत की सारी भाषाओं की जो खिचड़ी है उसका नाम हिंदी है, जिसे हिंदुस्तानी, उर्दू, रेख्ता, हिंदवी और भी बहुत सारी नाम इसके हैं। जो लोक प्रचलन में है उसका नाम हिंदी ही है। मतलब एक ऐसी भाषा जिसके दो नाम हैं, उर्दू और हिंदी, पर भाषा वही है, जिसमें भारतीय भाषाओं के शब्द जो आसान लगते थे लोगों ने उसे शामिल किया। इसमें सभी भाषाओं के शब्द हैं और लोगों ने आपस में संवाद करने के लिए इस भाषा का सृजन किया। अब उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल ले लीजिए और बिहार का ले लीजिए, हरियाणा, पंजाब, अगर इन जगहों का एग्जाम्पल आप लीजिए तो अवधी, भोजपुरी, मैथिली, बुंदेली, शौरसेनी, हरियाणवी, पंजाबी और राजस्थान की भी बहुत सारी उपभाषाएं हैं। उनके ढेर सारे शब्द हैं। अगर ठेठ उन भाषाओं में कोई बात कर रहा हो तो आपको हिंदी जैसा नहीं लगेगा। अगर हम अपने गांव की भाषा बोलते हैं जैसे अवधी, तो उसमें भी बहुत अंतर हो जाता है। लेकिन सभी ने हिंदी को आपस में संवाद करने के लिए बड़े प्यार से अपनाया और देवनागरी लिपि को भी इसी तरह जगह दी गई। अच्छा, अगर गुजराती, मराठी, बंगला जैसी भाषाओं को अगर देवनागरी में लिखा जाए तो इन भाषाओं का साहित्य कितनी बड़ी आबादी तक पहुंच सकता है। या भारत की जितनी भी भाषाएं हैं अगर उसको देवनागरी हिंदी में लिखा जाए तो उत्तर भारत, दक्षिण भारत का जो भाषाई आधार पर भेद है वह बड़ी आसानी से मिट सकता है। अब ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि हमारी जो दूसरी भाषाएं हैं उनको महत्व न दिया जाए, या आप अंग्रेजी मत सीखिए, खूब सीखिए और भी भाषाएं सीखिए, लेकिन एक बड़े समूह की जो भाषा है, अगर 70 से 80 करोड़ लोग जिस भाषा को बोलते समझते हों और उसका सबसे बड़ा बाजार हो और दुनिया के सभी जो भी कंपनियां हैं, लोग हैं, उस बाजार को ट्रैप करना चाहते हों, ऐसे में हमारे नॉर्थ ईस्ट का जो बच्चा है या फिर तमिलनाडु, केरल के जो लोग हैं या जम्मू कश्मीर के लोग हैं या किसी अन्य भाषाई समूह के जो लोग हैं, वो भला उन इस बड़े बाजार से क्यों न जुड़े। तो उनको जुड़ने के लिए हिंदी सीखना पड़ेगा। अगर कोई राजनीतिक दल और नेता यह बात कहता है तो उसके राजनीतिक मकसद और विमर्श निकाले जाते हैं और उसी आधार पर उसका समर्थन और विरोध किया जाता है। जबकि दक्षिण के जितने लोग हैं उनको पता है कि हिंदी का बाज़ार बहुत बड़ा है। अभी देखिए दक्षिण की जो फिल्में हैं, चाहे वो तमिल फिल्में हो, तेलुगु फिल्में हो, कन्नड़ में हो या फिर मलयालम हो, उसका जो डब बाज़ार है, हिंदी में जो उसका मार्केट है, कितना बढ़ता जा रहा है। अब उस बाज़ार का अवसर, तो उनको जो अवसर है उसका फ़ायदा आखिर उन्हें क्यों नहीं उठाना चाहिए। हम एक बहुत बड़ा बाज़ार हैं और हिंदी की यही ताकत है। सोचिए, जो हिंदी की सर्वाधिक फिल्में, सीरियल बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? वो मुंबई में बनते हैं। मुंबई मतलब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र मतलब मराठी, लेकिन फिल्में हिंदी में बनती हैं क्योंकि जो बाज़ार है वो हिंदी का है और हिंदी के बाज़ार की इस ताकत को लोगों ने समझा। तो अब जो मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री था, जो बॉलीवुड हुआ करता था, अब उसको देश के दूसरे हिस्सों की फिल्म उद्योग लगातार पीछे छोड़ रहा है। ख़ास तौर पर तेलुगु सिनेमा, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बेहतरीन ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा है, और वो जो सांस्कृतिक पहचान का दौर शुरू हुआ है
उसमें तेलुगु सिनेमा ने निश्चित रूप से लीड ले लिया है, और बाकी जो मेकर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, उनको उनसे सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जितना देर करेंगे आप उतना ही पीछे होते चले जाएंगे। सोचिए, बहुत सारे ऐसे भाषाई समूह हैं जिनकी कोई अपनी लिपि नहीं है। वो भाषाएं बोली जाती हैं पर उनको किसी लिपि में लिखा नहीं जाता है, और कुछ दिनों में जो उनका साहित्य है, विमर्श है, चिंतन है, वह खत्म हो जाएगा। ऐसे में इस बात की ज़रूरत है कि हम देवनागरी लिपि को अपना लें। अगर देवनागरी लिपि को अपनाने की बात इसलिए भी कही जा रही है कि जो साहित्य, दर्शन, चिंतन कलमबद्ध किया जाए, मतलब शब्द दिए जाएं, लिखे जाएं, वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मान लीजिए हम एक ऐसी लिपि में उस भाषा को संग्रहित करें, लिखें, ढेर सारा परिश्रम करें और उसे कोई पढ़े ही न, तो उस चिंतन परंपरा का कोई अर्थ नहीं है। मान लीजिए 2-4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख लोग किसी भाषा को बोलते हैं, तो क्या हम चाहेंगे कि वो भाषा धीरे धीरे खत्म हो जाए? वो भाषा खत्म न हो, इसके लिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। ऐसे में हमारे पास हिंदी एक सशक्त माध्यम के रूप में है। इसे स्वीकार करने की आवश्यकता है कि हम उसे कितना सरल और ग्राह्य बनाएं। अगर हम लिपि के स्तर पर देवनागरी को अपना लें, अगर बंगला को देवनागरी में लिखा जाए, तो उत्तर प्रदेश, बिहार का एक बड़ा समूह भी उसे पढ़ सकता है और उसके अर्थ से परिचित हो सकता है। गुजराती साहित्य को अगर देवनागरी में लिखा जाए तो हम बड़ी आसानी से गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम सब कुछ पढ़ सकते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि यह पहल किया जाए, और यह केवल सरकार के स्तर पर करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी हमारे देश में यदि सरकार के स्तर पर कुछ होगा तो वह किसी राजनीतिक दल के द्वारा होगा, और जैसे ही कोई राजनीतिक दल और व्यक्ति उससे का शामिल होगा तो राजनीतिक विवाद भी शुरू होगा। फिर वही उत्तर दक्षिण का विवाद सबसे पहले आएगा। सोचिए, हिंदी का विरोध करने वाले जो लोग हैं वो कौन लोग हैं? वो आम लोग नहीं हैं। जो उसका विरोध करने वाले लोग हैं कुछ संगठन हैं, खास तौर पे राजनीतिक दल हैं, जो हिंदी को संस्कृत से जोड़ते हैं और संस्कृत को ब्राह्मण से जोड़ते हैं और ब्राह्मण को ब्राह्मणवाद से जोड़ते हैं। तो ये जोड़ने वाले कौन से लोग हैं? तो ये विमर्श कब खड़ा किया गया देश में? तो अगर बारीकी से इस पर थोड़ी सी नज़र डालिए तो सीधे सीधे हमें पता चलेगा कि यह विमर्श अंग्रेज़ों के समय खड़ा किया गया। और अंग्रेज़ों में कौन? मिशनरीज़, जिनका मकसद धर्मांतरण, ईसाई मिशनरीज़ को ताकतवर बनाना था। सोचिए, अगर उत्तर दक्षिण के लोग आपस में जुड़ जाएं और सभ्यता और संस्कृति का विमर्श होने लगे, और बहुत सारे पूर्वाग्रह और दुराग्रह जो पहले से स्थापित हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये हुआ, ये नहीं हुआ, अगर उसका खंडन मंडन होने लगेगा और सही बातें लोगों तक जाने लगेंगी, तो फिर ऐसे संगठनों का अस्तित्व बच पाना नामुमकिन हो जाएगा। मान लीजिए जाति और सनातन धर्म को लेकर, मतलब जो वर्ण व्यवस्था है उसमें उसके गुण दोष की व्याख्या हो रही है, और मिशनरीज और तमाम दूसरे संगठनों ने उसके खिलाफ एक जहर भर रखा है कि ये गलत है, इसमें ऐसे ऐसे शोषण होता है, और वह संवाद लोगों से होने लगे जो उस विषय के जानकार हैं, और जब उसका सही अर्थ पता चले तो सीधे सीधे ये साबित हो जाएगा कि यह तो हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, हमारी संस्कृति और सभ्यता में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो आप जो सनातन संस्कृति के खिलाफ तमाम मूवमेंट खड़े किए गए, उनका मकसद क्या था? आपको कमज़ोर बनाना, और इस कमज़ोर बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले लोगों के अंदर हीन भावना भरी जाती है, और वह भाषा संस्कृति के आधार पर शुरू होती है। आपके खान पान और व्यवहार को भी उसमें
कहा जाता है कि ये कमतर है, आपके साथ बुरा है, आप अच्छे नहीं हैं। जबकि पता चलता है कि जब अपनी भाषा और संस्कृति का आप अध्ययन करना शुरू करते हैं तो आप तत्कालीन समाज के सर्वश्रेष्ठ सभ्यता और संस्कृति के रूप में साबित होते हैं। और आप जिस सभ्यता, संस्कृति और धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वह किसी दूसरे समाज, व्यवस्था, धर्म, संस्कृति से बिल्कुल भी कमतर नहीं है। तो इसको जानने समझने के लिए हमें भाषाई ज्ञान की आवश्यकता है। तो पता चलता है एक समूह को एक छोटे से क्षेत्र में भाषाई आधार पर समेट दिया जाए। मान लीजिए तमिल जानने वाले को तमिलनाडु में ही समेट दिया जाए कि यही सभ्यता है, यही संस्कृति है, देखो तुम्हारे साथ साथ ये बुरा हुआ है, इसके बाहर तुम्हारी कोई सीमा नहीं है, मतलब एक परिधि के अंदर उन्हें बंद कर दिया जाए। सोचिए वो कैसे बाहर निकलेगा। अब सारे तमिलनाडु के लोगों को अंग्रेजी आती नहीं, अगर अंग्रेजी सीख लिया तो अंग्रेजी साहित्य और विमर्श वह पढ़ रहा है जिसका उसकी अपनी सभ्यता, संस्कृति से कुछ लेना देना नहीं है। जबकि उसका मूल चिंतन जो तमिल भी है या जो मलयालम है वह भी मूलतः संस्कृत में है। जिस सनातन सभ्यता, संस्कृति के खिलाफ उसे खड़ा किया गया है, अगर उसे जानना है, उसे समझना है कि इसमें क्या सही गलत है, तो उसे संस्कृत पढ़ना पड़ेगा। और जिस दिन वह संस्कृत पढ़ेगा उस दिन उसे पता चल जाएगा कि उसके साथ कितना बड़ा छल हुआ है, उसे किस तरह से धोखा दिया गया है और कैसे उससे उसकी सभ्यता, संस्कृति और धर्म छीन लिया गया है। तो क्या होगा, ऐसे संगठन कितने दिन चल पाएंगे? तो जो आपके मंदिर हैं, जो आपका धर्म है, जो संस्कृति है, उसके खिलाफ वह बहुत दिनों तक नहीं रह पाएगा। अच्छा, अगर तमिलनाडु कर्नाटक के बॉर्डर पर जग्गी महाराज का एक आश्रम बनता है, ईशा फाउंडेशन कुछ करने लगता है, तो कैसे बाकी संगठनों को तकलीफ होने लगती है? क्योंकि वह प्रश्नोत्तर करना सिखाते हैं, सवाल जवाब किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये नहीं ये है, आप अपने सच को जानिए। तो फिर क्या होगा? ऐसे में जो समाज की मान्यताएं हैं वह खंडित होंगी और मंडित भी होंगी। तो सही गलत पे सवाल करने लगेंगे लोग, तो सवाल न कर सकें इसलिए भाषाई सीमा में बांध दिया जाता है। आप देखिए जहाँ भी विरोध किया जा रहा है तो विरोध इसीलिए किया जा रहा है कि भारत एक सूत्र में बंधने न पाए। आप किसी भी राज्य में जाइए, वहाँ अंग्रेजी बोलने समझने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है। समाज का एक प्रबुद्ध वर्ग जो बहुत ही साधन संपन्न है वही अंग्रेजी बोलता, सीखता, समझता, लिखता और पढ़ता है। जबकि किसी भी भाषाई समूह में आप चले जाइए, किसी भी निर्जन क्षेत्र में चले जाइए, तो वहाँ आपको 2-4 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो हिंदी बोलते समझते हैं। हो सकता है लिख न पाते हों, पढ़ न पाते हैं, लेकिन समझ और बोल लेते हैं। तो फिर इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है और पूरे स्वाभिमान और सम्मान के साथ अपनी भाषाओं को सम्मान देना है। तमिल और मलयालम भी हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन हम अपनी ही भाषाओं से जुड़ें। हम जो हिंदी बोलते हैं उसमें तमिल के ढेर सारे शब्द आए, उसमें मलयालम के भी ढेर सारे शब्द आए, असमिया के शब्द आए। अगर ये भाषाएं हमारे साथ जुड़ेंगी तो हम धीरे धीरे सारी भाषाओं को समझने और जानने लगेंगे। किसी का किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है और हम जब अपनी बात अपनी भाषा में करेंगे और चेन्नई या फिर तिरुवनंतपुरम से या तमिलनाडु और केरल के किसी दूर गांव का कोई आदमी जब तीर्थाटन के लिए अयोध्या आएगा, प्रयाग आएगा, काशी आएगा, आते ही थे लोग, पहले भी आते थे। जीवन का लक्ष्य ही तीर्थाटन था कि कैसे ही करके एक बार हम ऐसी जगहों पर पहुँचे, और लोग पहुँचा करते थे और भाषा कभी भी बाधा नहीं हुआ करती थी। यह प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, तो भाषाई बाधा क्यों नहीं होती थी? आखिर किसी तरीके से तो लोग संवाद करते रहे होंगे, तो वो संवाद हम इसी तरह की भाषा में करते थे। उसका शायद कोई नाम बहुत पहले न रहा हो या रहा हो, मुझे नहीं पता है,
लेकिन वर्तमान में उसका नाम हिंदी है। यह एक स्वीकार्य सत्य है। और भारत का आम नागरिक, जो आम भारतीय है, इस बात से पूरी तरह परिचित है, बस वह शोर नहीं मचाता। और हमें भी शोर मचाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम भारत को जोड़ने वाले लोग हैं और हम जुड़े हुए हैं और हम एक सूत्र में बंधे हुए हैं। हम नाराज भी होंगे, गुस्से भी होंगे, लेकिन हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाएंगे। देखिए, केरल तमिलनाडु का आदमी कितनी सहजता से हिंदी बोल लेता है। ढेर सारे यूट्यूबर्स हैं, देखिए न्यूज़ चैनल्स पे हैं, सब लोग अपनी बात कह रहे हैं। बस ये जो पॉलिटिशियन हैं, इन्हीं के नखरे और नाटक चलते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि रामायण में क्या लिखा है, महाभारत में क्या लिखा है। जब इस तरह के सवाल जवाब शुरू होंगे और उत्तर का आदमी दक्षिण को जवाब दे रहा होगा, दक्षिण का उत्तर का, पूरब का पश्चिम को, पश्चिम का पूरब को, मतलब एक दूसरे को जुड़ेंगे और सही गलत की जानकारियों को शेयर करेंगे। फिर उसमें करेक्शन होगा कि नहीं भाई ऐसा नहीं, ऐसा है, इसका मतलब ये होता है। तो धीरे धीरे जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। और जब समस्याएं खत्म हो जाएंगी तब बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी बंद हो जाएगी। तो वह उस मजबूत भारत, अखंड भारत, ताकतवर भारत से डरते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे राजनीतिक दलों का अस्तित्व इसी डर पर आधारित है, जो लोगों के बीच स्थापित करके वह सरकार में बने रहते हैं। लेकिन हम भारतीयों का यही कर्तव्य है कि धीरे धीरे हम एक दूसरे को जोड़ें, और हम जोड़ रहे हैं जाने अनजाने में, और हमारी बातें एक दूसरे तक पहुंचने लगी हैं। अब सोचिए, सोशल नेटवर्क की कितनी बड़ी देन है कि मुझे अंग्रेजी अगर नहीं आती है तो मैं हिंदी को रोमनाइज्ड फॉन्ट में लिख लेता हूँ और उसके जवाब मुझे मिल जाते हैं। अच्छी बुरी बातें बहुत सारी, अगर मेरी प्रतिक्रिया मेरे खिलाफ, मेरे समर्थन में, बहुत अच्छे से आ ही जाती हैं। ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आदमी कहाँ किस कोने में रहता है। तो भाषाई आधार पर भी हम एक ही हैं और एक थे भी, हैं भी, क्योंकि मूल हमारा भारत होना है और यही हमारे लिए गर्व की अनुभूति है। तो आइए भारत को जोड़ते हैं, बांधते हैं, एक सूत्र में पिरोते हैं और आज की बात को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।